आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात पंचायती राज की। पंचायती राज दरअसल भारत में रूरल लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है ऐसे सिस्टम या निज़ाम से है जो लोकल लेवल पर लोकल अफेयर्स का इंतज़ाम करते हैं और मामलात का निपटारा करते हैं। इस सिस्टम में शामिल लोग उन्हीं लोकल लोगों के ज़रिए चुने भी जाते हैं। अगर हम इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहें तो इसको 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है। इसका मकसद भारत जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क में डेमोक्रेसी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं, जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। तो क्या है पंचायती राज का कॉन्सेप्ट और कैसे ये गुड गवर्नेंस का एक मॉडल साबित हो सकता है, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में अटल बिहारी वाजपेयी सीनियर फेलो डॉक्टर हिमांशु रॉय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर वीएन आलोक। वेलकम टू आवर स्टूडियो। सबसे पहले हम आपसे प्रोफेसर आलोक आपसे समझना चाहेंगे, हम आज बात कर रहे हैं पंचायती राज की। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आखिर है क्या? कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये भारत की ही परिकल्पना हमेशा से रही। इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा, इसके बारे में अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ लिखा। पंचायत एक तरीके का लोकल गवर्नमेंट है, यानी स्थानीय स्तर पर एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया जी, यानी कि हजारों साल पहले किया गया। और ये पंचायत भारत में हमेशा से रही। इन्वेडर्स आए, उन्होंने आक्रमण किए, उन्होंने दिल्ली में या आगरा से राज किया, मुगलों ने राज किया और अपनी वो जो सेनाएं बना के रखते थे, जिनको मनसबदार और सूबेदार होते हैं, वो इन पंचायतों के तहत अपना कर वसूल किया करते थे। तो पंचायतें हिंदुस्तान में हमेशा से रही। अगर हम नीता जी कई प्रदेशों के करों के स्तर पे जाएं कि पंचायतें करें कैसे अपना वसूल करती हैं, तो कुछ कर जो हैं उनके नाम हम समझ में आते हैं कि वो फारसी या उर्दू में हैं, यानी कि वो मुगलों के समय से वो कर लिए जा रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने 1907 में एक डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन बनाया जिसमें पंचायत राज का जिक्र था और महात्मा गांधी ने इसके बारे में काफ़ी बात कही जी। महात्मा गांधी का अपना एक संविधान था जिसको श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा था और महात्मा गांधी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था। तो श्रीमन नारायण ने इस बात का जिक्र किया है कि एक विलेज रिपब्लिक हो जिसमें जमहूरियत हो और सर्विस डिलीवरी पंचायतों के तहत की जाए, पर किसी कारणवश उसका संविधान में उस वक्त जिक्र नहीं हो पाया, सिवाय वो एक आर्टिकल 40 के रूप में उसमें था संविधान के अंदर। ये बात जब आगे तक चलती रही, कई सारी कमेटी बैठी, बलवंत रे मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी थी, तब जाकर के 1992 में ये संसद से पारित हुआ। चूंकि ये राज्य का विषय था तो कोई आधी से ज़्यादा प्रदेश सरकारों ने इसको अपने यहाँ की असेंबली से भी पारित किया। तब जाकर के 24 अप्रैल 1993 में एक पंचायत राज का एक्ट बना जो संविधान में पार्ट 9 के रूप में जाना जाता है। इसके दो बेसिक स्तंभ हैं। एक तो जैसे आपने बताया स्थानीय स्तर पे, लोकल लेवल पे जमहूरियत के लिए जी, कि वहाँ पे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वहाँ के स्थानीय लोग स्थानीय सरकार चुनेंगे,
जो लोकल लेवल के इशू हैं उसको लोकल सॉल्यूशन के तहत सॉल्व किया जाएगा। दूसरा जो स्तंभ है वो है सर्विस डिलीवरी, कि जो लोकल लेवल की सुविधाएं हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, पार्क की देखभाल, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, मीडिएशंस का काम, जैसे डेथ सर्टिफिकेट देना, बर्थ सर्टिफिकेट देना, तो ये काम पूरे दुनिया में लोकल लेवल की संस्थाएं करती हैं, तो ये काम भी पंचायतों का है जी। हालांकि एक शेड्यूल भी ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें कोई 29 मैटर्स डाले गए थे, पर वो 29 मैटर सारे के सारे पंचायतों के करने के नहीं हैं। इन पे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उसको कुछ स्कीम्स बनानी होती हैं, और उन स्कीम्स का क्रियान्वयन या तो पंचायत करे या पंचायत उसमें कुछ बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करने के लिए अपना योगदान दें जी। उसके जो कुछ फंक्शंस हैं, 5 या 6 फंक्शंस हैं, वो बड़े बेसिक फंक्शंस हैं, और मैं समझता हूं कि वो फंक्शंस पंचायत ही करें जी। हमारे 3 स्तर पे आखिरी बात बताना चाहूंगा जी। पंचायतें कार्य करती हैं, एक जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एक ब्लॉक स्तर पे, किसी जगह पे उसे अंचल पंचायत कहते हैं, कहीं तालुक पंचायत कहते हैं, और एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत जी। कुछ जो छोटी स्टेट्स हैं वहां पे 2 स्तरीय पंचायतें कार्य करती। जी, आपसे इसके बारे में तफसील से बातचीत करेंगे। अभी बात करते हैं डॉक्टर हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही तफसील से बताया कि क्या हिस्ट्री रही है और वैदिक एरा से पंचायती राज कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ, शुरुआत हुई। अगर हम अभी की बात करें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, वो काफ़ी तरजीह दे रहे हैं, अगर हम बात करें पंचायती राज को, तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? ग्रामीण स्तर पे मूलतः, क्योंकि भारत की जनता अभी भी 60% से ऊपर गांव में रहती है, और लोकतंत्र का या डिलीवरी मैकेनिज्म का जो सही फंक्शन होगा या इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा वो गांव के ही स्तर पे होता है। बिल्कुल। और लोकतंत्र में इसीलिए उसको ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का फोकस है कि ये जो ग्राम पंचायतें हैं तीनों स्तर पे, जिसका आलोक साहब ने जिक्र किया, इसको स्ट्रेंथन करना। और इसीलिए आज के समय में टू मेक इंडिया मोर डेमोक्रेटिक, ये ज़रूरी है कि गांव के पंचायतों को ज़्यादा पावर्स दिए जाएं, ज़्यादा सुविधाएं दिए जाएं, ज़्यादा फंड दिए जाएं, ताकि वो छोटे मोटे जो समस्याएं गांव से निकल के जिला तक पहुंचती हैं, ब्लॉक तक पहुंचती हैं, वो गांव के ही स्तर पे सॉल्व हो जाएं। जैसे कि पानी, वाटर का मैनेजमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है, या वेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है, बिजली का मैनेजमेंट है। इनफैक्ट जो छोटे गांव के क्राइम्स होते हैं, समस्याएं होती हैं इस तरीके की, पर्यावरण की समस्याएं हैं, ये सारे गांव के ही स्तर पे अगर सुलझ जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या हाई कोर्ट्स में जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो टीयर्स हैं, वहाँ तक न पहुँचें। और इससे एक भारत का जो विकसित राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, या जो हमारे इमेजिनेशंस हैं अभी के हिसाब से कि हम 2047 तक विकसित हो जाएं, वहाँ तक जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ तक पहुँच जाए, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि गांव के पंचायतों को सुदृढ़ किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। जी, तो गांव की पंचायतों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ये एक कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद है। आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर आलोक, जैसे कि बताया कि मकसद क्या है, क्या हिस्ट्री रही है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है। अगर अब बात करें, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें, अगर हमारे व्यूअर्स समझना चाहें कि किस तरह के फ़ायदे, अगर हम गाँव के लोगों को कहें कि इससे मिलेंगे, किस तरह की सर्विस डिलीवरीज उनको मिलेंगी, किस तरह के बेनिफिट्स उनको इसके तहत मिल रहे हैं? देखिए नीता जी, बहुत छोटी सी बात है। अगर कोई गांव का नागरिक अपनी समस्या को लेकर के राजधानी में जाता है तो बेचारा
ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, दफ्तर के बाहर बैठा रहेगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है जी। मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, मेरे टॉयलेट्स का जो है सीवर साफ़ नहीं हो रहा है, या मुझे बिजली की समस्या हो रही है, या मुझे मेरे बच्चा हुआ है उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, मेरे दादा का इंतकाल हो गया है और उसका सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए प्रॉपर्टी के बड़े सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर इन सब छोटे छोटे काम के लिए एक नागरिक प्रदेश की राजधानी हो या देश की राजधानी हो, वहाँ के चक्कर बराबर लगाएगा तो परेशान हो जाएगा। कब वो अपना काम करेगा, कब अपने परिवार को देखेगा। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पे जो उसके घर के पास हो, वहाँ पे सरकार हो जो चुनी हुई हो, जो सर्विस डिलीवरी का बहुत अच्छी तरीके से, माकूल तरीके से इंतज़ाम कर पाए। इसी के लिए ये पंचायत राज व्यवस्था बनाई गई 73वें संविधान संशोधन के तहत। 74वें संविधान संशोधन के तहत आपकी म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई। तो पंचायत का काम खास तौर से म्यूनिसिपल फंक्शंस जो दुनिया में होते हैं उनको निष्पादित करने का है, उनको इम्प्लीमेंट करने का है। अब चूंकि वो लोग वहाँ से चुने गए हैं तो उनके और भी दायित्व बन जाते हैं, जैसे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई ज़मीनों के झगड़े होते हैं। तो जो सरकारें नागरिकों के जितने पास होंगी वो उतनी ज़्यादा जानकार होंगी उन झगड़ों के बारे में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वहीं पे उन झगड़ों का निपटारा हो जाए, वहीं पे उन लोगों को वो सुविधाएं मिल जाए, बजाय वो सुविधाएं आपकी प्रदेश की सरकार दे या केंद्र सरकार दे। अब झगड़े अगर ऊपर लेवल की कोर्ट में जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए या हाई कोर्ट में गए, तो फिर एविडेंस आएगा, फिर उसको कागज़ आएंगे, और कागज़ किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो इसके बारे में एक मीडिएशन बिल भी आ चुका है अभी पार्लियामेंट में 15 सितंबर 2023 में, और 4 प्रदेशों में इस तरीके से झगड़ों के निपटारे पंचायतें करती हैं जी। थोड़ा स्वरूप उनका अलग है, बिहार में होता है, केरल में होता है, कर्नाटक में होता है और हिमाचल प्रदेश में होता है। तो जैसे कभी एक कहानी थी प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर, बड़ी फेमस कहानी थी, जिसमें अलगू चौधरी होते हैं और वो झगड़े का निपटारा करते हैं। तो लोगों के जहन में जो पंचायतों का एक स्वरूप आता है वो कुछ ऐसा आता है कि पंचायतें झगड़ों का निपटारा करेंगी, पर हमारे संविधान में पंचायतों को उस तरीके से नहीं देखा गया जी। पर अब की जो कवायद चल रही है उसके तहत हो सकता है आगे आने वाले समय में पंचायतें झगड़ों का निपटारा भी कर पाए, सर्विस डिलीवरी के साथ साथ पंचायतों का निपटारा भी कर पाए। नीता जी, एक चीज़ यहाँ पे इनके साथ ऐड करना चाहूँगा, जो पॉइंट छूट रहा है जिसकी चर्चा हो रही है, कि पंचायत के सुदृढ़ होने से जो सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है और होने जा रहा है कि गांव से जो पलायन, माइग्रेशंस होते हैं फॉर ए बेटर लाइफ शहरों में, ये पलायन में धीमे होने जा रहा है या पलायन रुक सकता है। तो इससे जो एक प्रेशर होता है अर्बन सेंटर्स के ऊपर में, आप सपोज करें कि 140-44 करोड़ की आबादी, इसमें से अगर सारे के सारे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन द विलेजेस या सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जिसकी चर्चा हो रही थी, अगर ये गांव में ही मिलने लगे सारी सुविधाएं, कोर्ट की सुविधाएं गांव में मिलने लगे, सर्टिफिकेट मिलने लगे, तो बहुत से लोग जो सुविधा के लिए शहरों में आते हैं, अपने एक बेहतर ज़िंदगी छोड़ के, गांव में उनके खेत हैं, फसलें हैं, बेहतर माहौल होता है, तो ये माइग्रेशंस रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं इतिहास से कि 11वीं शताब्दी में चोल डायनेस्टी में तमिलनाडु के अंदर ये एक देखा गया था, ताम्रपत्र पे ऐसा देखा गया था, मैंने अपनी रिसर्च में इसको कहीं साइट किया है, कि जो पंचायतें हैं वो लोकल टैलेंट्स को रोकने के लिए, ताकि वो माइग्रेट ना करें, पलायन ना करें शहरों की तरफ, उनको इंसेंटिव देने की बात कर रहा है। पंचायत इज सजेस्टिंग टू द
पीपल कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं गांव के अंदर वो शहरों में पलायन न करें, उसके लिए उन्हें इंसेंटिव देने की बात हो रही है। और जो पंचायती राज है, वन ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स जो एक इंसेंटिव प्रोवाइड करती है लोकल नागरिकों को, ताकि वो हर चीज़ के लिए शहर की तरफ न जाएं। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो शहरों की तरफ फाइनली पलायन कर जाती है जी। तो इसको रोकने का ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि सरकार पंचायती राज को सुदृढ़ करने का सोच रही है और प्लान की है, कर रही है। जी, हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु, तो क्या अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सब पे इम्पैक्ट डाला है इसने? यस, इस पे इम्पैक्ट डाला है क्योंकि पंचायतें इफेक्टिवली इंटरवीन कर रही हैं स्कूल्स के फंक्शनिंग में, पर्यावरण के अंदर, वाटर मैनेजमेंट में, बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खासकर काफ़ी राज्यों के अंदर में ये चीज़ देखा गया है, करप्शन का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को काफ़ी कोशिश हो रही है ख़त्म करने की, काफ़ी कोशिश हो रही है इसको मॉनिटर करने की, पनिश करने की इन केस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। लेकिन ये एक बहुत पॉपुलर परसेप्शन है और ये एक देखा गया है कि जो फंड सरकार की तरफ से जा रहा है लोकल पंचायती इंस्टीट्यूशंस को, उसके जो फंक्शनरीज हैं उसमें काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस हुए हैं। लेकिन जनता में अब धीरे धीरे ऐसा कॉन्शसनेस डेवलप कर रहा है, खासकर राजस्थान के अंदर और दूसरे प्रदेशों में एनजीओ ने काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, जिससे करप्शन के ऊपर में एक अंकुश लग सके। तो ये एक मुद्दा जो है एडुकेशन का, हेल्थ की आप बात कर रही हैं, पर्यावरण का मुद्दा हो गया, ये सारी चीज़ों पे इफेक्टिव इंटरवीन किया है। और एक और चीज़ है जो हम लोग इसमें ज़रूर आना चाहिए उस पहलू को, कि औरतों की जो भागीदारी है, 50% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, वो जो बेसिक 3 टियर इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उसमें ज़्यादातर राज्यों में अब देख रहे हैं कि करीब करीब 50% सीट्स रिजर्व हो गए हैं महिलाओं के लिए। और महिलाओं के आगे आने से जो सरकार का, वर्तमान सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है, वुमेन सेंट्रिक नहीं, वुमेन लेड गवर्नेंस, इसमें काफ़ी कुछ मदद मिली है और आगे ये बढ़ता जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है वर्ल्ड के डेमोक्रेसी के लिए भी और इंडिया के जो इतिहास रहे हैं, जहाँ पे औरतों ने, आपको शायद आश्चर्य होगा, आलोक साहब जब बता रहे थे तो मैं सुन रहा था, भारत के अंदर एक समय था, और ये नॉट लॉन्ग बैक, बुद्ध के पहले, बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद भी, अभी जो किताब आई है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें मेरा एक चैप्टर है इंडियाज़ रिपब्लिकन पास्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको पब्लिश किया है। उसमें काफ़ी डिटेल में 2-3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमने अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में कहा है, और उसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज था। औरतें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थीं, और आज भी जो आदिवासी समाज है, जितने इंटीरियर्स में अगर हम जाएं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाएं, झारखंड में जाएं, बस्तर में जाएं, उन आदिवासी समाजों में ऐसा देखा गया है कि औरतों की पार्टिसिपेशन 50% या ज़्यादा रहा है। वो भारत के जो, जिसे आज हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, उसमें अगर ये 50% रिजर्वेशन और वुमेन लेड अगर गवर्नेंस हो तो देश का बहुत कम समय में ज़्यादा बेहतर भलाई होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर हिमांशु, एक तरह से इक्वलिटी को भी प्रमोट किया है अगर हम पंचायती राज की बात करें। प्रोफेसर आलोक, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम इकोनॉमिक एंगल से देखें तो किस तरह का इम्पैक्ट पंचायती राज ने डाला है? देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पंचायतों का जो बनाया गया, उसमें उसके बारे में कहा गया आर्टिकल 243G में कि ये आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करेंगी। तो आर्थिक विकास के तहत अगर हम देखें तो जो भारत सरकार की या प्रदेश सरकारों की जो स्कीम्स होती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में पंचायतों का बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है। जी।
चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई स्कीम हो या लाइवलीहुड से जुड़ी हुई स्कीम हो, जैसे मनरेगा की स्कीम है। मनरेगा की स्कीम भारत में एक पहली ऐसी स्कीम आई जिसमें एक्ट बना और एक्ट के तहत जो रोल भारत सरकार का है, जो रोल प्रदेश सरकार का है, जो रोल पंचायतों का है, वो बिल्कुल लिखा गया, बताया गया। तो जो भी जमीनी स्तर पे आर्थिक विकास मनरेगा के तहत होता है, उसमें पंचायतों का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है। हिमांशु जी ने अभी जिक्र किया था करप्शन का, भ्रष्टाचार का। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पंचायतों में के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है। असल में जहाँ कहीं भी जब कभी पैसा आता है तो जो लोकल लेवल लोग होते हैं वो काफ़ी मुखर होते हैं और वो अपनी बात कहते हैं जी। पर अब क्या हो गया है कि चूंकि ई गवर्नेंस के तहत हमने डिजिटल उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, जैसा अभी कहा गया राजस्थान के अलावा भी काफ़ी और जगहों पे भी जो सोशल ऑडिट का मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। तो उस सोशल ऑडिट के मैकेनिज्म के तहत बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है पंचायतों को कि वो उस तरीके की जो प्रैक्टिस है उसे कर पाए। यहाँ पे एक मैं थोड़ी बड़ी बात कहना चाहूँगा कि अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है जी, और मान लीजिए होता है, मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ जी, मान लीजिए भ्रष्टाचार होता है, नेहरू जी ने भी कहा था पार्लियामेंट में कि भ्रष्टाचार होता है, तो नेताजी आपसे सवाल करना चाहूँगा, हिमांशु जी से भी करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का केंद्रीयकरण बेहतर है, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीयकरण बेहतर है? अगर उसका केंद्रीयकरण होता है तो पैसा देश के बाहर जाता है, जैसा हुआ कुछ लोग बैठे हैं इंग्लैंड में बैठे। भ्रष्टाचार का विकेंद्रीयकरण होता है तो स्कूल खुलते हैं, धर्मशालाएं बनती हैं, अस्पताल खुलते हैं, चाहे वो किसी के भी नाम से खुले। तो अगर भ्रष्टाचार होता है तो मैं समझता हूं कि उसका विकेंद्रीयकरण बेहतर है बजाय केंद्रीयकरण होने के। पर मैं इस बात की हिमायत बिल्कुल नहीं कर रहा कि भ्रष्टाचार होना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं अगर होता है तो, पर आजकल की व्यवस्था ऐसी चली हुई है कि जिसके तहत पैसा बनाना उस लेवल पे या किसी भी लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो गया है और जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के अंदर ज़्यादा आजकल दिखाई देते हैं बजाय बाहर के। जी बिल्कुल प्रोफेसर आलोक, ये तो बात हुई इकोनॉमिक एंगल की। अगर हम डॉक्टर हिमांशु इसको पॉलिटिकल एंगल से समझना चाहें, उस पर्सपेक्टिव से समझना चाहें पंचायती राज को, दो तीन इसके असर दिखते हैं। एक, एम्पावरिंग द वुमन, महिला का सशक्तिकरण हो गया। दूसरा, डेवलपिंग द कॉन्शसनेस अमंग द लोकल रेसिडेंट्स, जो गांव के हमारे जिन्हें हम बेवकूफ़ समझते थे या एक परसेप्शन है लोगों का शहर के लोगों के बीच में कि गांव के लोगों को समझ नहीं आती है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये गलत परसेप्शन है। गांव के लोग काफ़ी कुछ अपने अनुभव से ज़्यादा जानकारी रखते हैं नीचे के गांव के ग्रामीण मामलों में। और जो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है पंचायती राज के माध्यम से, तो इन्होंने खुद जिसे कहते हैं हमारी सरकार या हम सरकार, ये हम सरकार का जो कॉन्सेप्ट आया है, वी द पीपुल, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमारी नहीं, हम खुद सरकार, जो एक आदिवासी समाज के अंदर स्लोगन बस्तर वगैरह में चलता है, हम सरकार, तो इस पे ज़्यादा फोकस आया है। तीसरा पहलू है जो जिसे हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें आप गरीब हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो गए, या शेड्यूल कास्ट अगर लें, सोशली मार्जिनलाइज सेक्शंस हो गया, या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी आजकल काफ़ी बड़े वो पंचायत की भूमिका आई है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में तो पहले से रही है, बस्तर वगैरह में या ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में। तो इन सब को डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे अगर देखें, हम एम्पावरमेंट के पैरामीटर्स पे देखें, एडुकेशन हेल्थ के पैरामीटर्स पे देखें, तो पंचायत की ज़बरदस्त भूमिका रही है। यानी कि जो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट रहा है जिसमें पार्लियामेंट की भूमिका रही है,
जन आंदोलन की भूमिका रही है। तो लोकल आबादी को, नागरिकों को इसने एम्पावर किया है, स्ट्रेंथन किया है। इसके अलावा जो इसके माध्यम से, यानी कि जिसे हम कहते हैं राजनीति के माध्यम से आर्थिक विकास होना, क्योंकि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, और रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी होना, जिस तरीके से जो रूरल पॉपुलेशन है अपने अधिकार की और कर्तव्य की बात कर रहा है, क्योंकि कर्तव्य इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ड्यूटीज हम फोकस नहीं करते। हम भारत के संविधान में अधिकार, या हमारी जो एक पिछले 75-80 सालों में एक संस्कृति बन गई है, एक परसेप्शन हो गया है राइट्स राइट्स, एंड वी डू नॉट टॉक अबाउट द ड्यूटीज। तो ये अब आ रहा है कि जब हम सरकार खुद हैं, पैसा हमारे पास आ रहा है, टैक्स लगाने की बात हो रही है, जो कर की बात कर रहे थे अभी आलोक साहब, तो इससे एक ये हुआ है कि हम सरकार जब हैं तो खुद इसमें हम अपना काम करें, तो डेफिनेटली उससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल एक्ट्स हुए हैं आज़ादी के बाद से, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद से, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये 93 में जब ये लागू हुआ पूरा प्रावधान 1992 के एक्ट्स के बाद से, तो इसने एक काफ़ी बड़ा कदम उठाया है भारत की जन विकास में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में एंड सोशल एम्पावरमेंट दोनों में। जी बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, जैसे कि आपने कहा करप्शन की बात अभी की, तो डिजिटलाइजेशन से सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाने की वजह से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली अगर हम पंचायती राज की बात करें। प्रोफेसर आलोक, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, अगर हम एक पंचायती राज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम एक परफेक्ट मॉडल की बात करें, तो किस तरह के एलिमेंट्स आप समझते हैं कि उसमें होने चाहिए? देखिए, पंचायत में जो एलिमेंट, इसके बारे में बड़ी विस्तार से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं। उसमें ये बताया गया है कि पंचायतों को क्या कार्य करने हैं, जो कार्य वो करें उसके लिए पैसा कहाँ से मुहैया किया जा सकता है, और पैसा मुहैया कराने के साथ साथ उनके जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं वो प्रदेश सरकार कैसे बना सकती है। तो जिसको बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज। मैं उसमें दो चीज़ें और जोड़ता हूँ, एक उसका मैंने इंडेक्स बनाया है, अकाउंटेबिलिटी और कैपेसिटी एनहांसमेंट। यानी कि अगर आप उनको कुछ कार्य दे दें तो कार्य करने के साथ साथ वो उस कार्यों को संपादित कर पाएँ, इसके लिए कुछ पैसे की व्यवस्था करें, या तो वो खुद इस पैसे को कमाएं करों के या गैर करों के माध्यम से। अगर उनके लिए वो मुश्किल होता है तो राज्य सरकार उनको वो पैसा दे। अब राज्य सरकार उसको पैसा दे, वो किसके तहत दे? या तो राज्य वित्त आयोग के तहत दे, आर्टिकल 243I के तहत ये बताया गया। तो राज्य वित्त आयोग उसको पैसा देते हैं या उसको केंद्रीय वित्त आयोग पैसा देते हैं। अब 16वां वित्त आयोग का गठन होने वाला है, उसके भी कहा जा रहा है कि वो जो 4.5 लाख करोड़ के करीब लोकल गवर्नमेंट को दिया था 15वें वित्त आयोग ने, उसको वो बढ़ाए, और इस स्तर पे बढ़ाए कि एक परसेंटेज शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के करों का होता है उसके तहत ट्रांसफर करें। तो ये दो बातें हुई कि पहले तो आप उनको कार्य बताएं, कार्य के बाद में आप उनको पैसे का हस्तांतरण करें, उनका डेवोल्यूशन करें। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि उनको कार्य करने वाले लोग नहीं मिलते जी। अब आपके इलेक्टेड लोग तो आ गए, सरपंच आ गए, मेंबर आ गए, एक सचिव बेचारा क्या क्या कार्य कर लेगा जी। तो किसी प्रदेशों में सहायक सचिवों की नियुक्ति हो गई है, उत्तर प्रदेश में हो गई है। पिछले कुछ समय पे हमने देखने में आया कि उत्तर प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। ऐसे कुछ और प्रदेशों में देखा गया कि एक सचिव बेचारा जो है वो 20 पंचायतों को दिखता है।
कुछ और प्रदेशों में उनके पास और भी स्टाफ है, जी, अकाउंटेंट है, और बहुत सारे लोग हैं। अब जब इस तरीके से लोग ही नहीं होंगे तो करों का आपका उनको वसूली कैसे हो पाएगी? तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रदेश सरकार उनको फंक्शनरीज की व्यवस्था करे। केरल में जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो उनकी नियुक्तियां करता है। तो केरल की पंचायत राज व्यवस्था इसी वजह से काफ़ी सुदृढ़ है जी। उनके यहाँ पूरे भवन हैं, हालांकि पंचायत उनकी काफ़ी बड़ी है, कोई 50,000 के करीब पंचायत है, ग्राम पंचायत। फिर बात आती है कि उनके अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही प्रदेश सरकार के लिए नहीं, जवाबदेही अपने नागरिकों के लिए, अपने अवाम के लिए। तो उनकी जवाबदेही बने वहां पे। अब जवाबदेही जब बनती है तो साथ साथ उनकी कैपेसिटी भी बढ़े। अब भारत सरकार के जो लोग कार्य करते हैं उनके प्रशिक्षण के कई संस्थान हैं, प्रदेश सरकारों के प्रशिक्षण के संस्थान हैं, पंचायत राज के नहीं है। पंचायत के जो नुमाइंदे हैं उनकी ट्रेनिंग हो, जो उनके यहाँ काम करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो। तो ये सब मिलजुल करके जब सारी चीजें आगे बढ़ेंगी तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ होती चली जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर प्रोफेसर आलोक ने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है पंचायती राज का। एक जानकारी जस्ट शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि भारत के इतिहास की भी बात हो रही है और उससे सीखना भी हमें अच्छा लगता है, है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस भी है इंडिक सिविलाइजेशन के ऊपर में। ब्रिटिश के आने के पहले रफली जो टैक्स कलेक्ट होता था गांव से, उसकी 5% जो हिस्सा होता था वो गांव के ही ऊपर विकास पे खर्च होता था जी। और वो होता था उनका हेल्थ, उनका वाटर मैनेजमेंट, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह। और उनके यहाँ एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स होते थे जो ये मैनेज करते थे। उसमें कानूनगो हो गया, उसमें पटवारी हो गया, वगैरह वगैरह, इस तरीके के लोग होते थे। तमिलनाडु के अंदर खासकर या आंध्र के अंदर में इसके रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के। तो ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं होगी कि अगर हमारे पास, और दूसरे राज्यों में, काफ़ी राज्यों में है, अभी नया शुरुआत हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर में, केरल का जिक्र इन्होंने किया। तो ये अगर पूरे भारत में रेप्लिकेट हो, यानी पंचायत का भवन हो गया, उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके जो पर्सनल्स नियुक्त होते हैं वो अपॉइंट हों, फाइनेंस उनको दिया जाए, टैक्स का एक हिस्सा 2% 5% हिस्सा दिया जाए उनको डेवलपमेंट के लिए, तो ये लोकल स्तर पे इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा कि जो पलायन है काफ़ी कुछ हद तक रुक जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं पंचायती राज कॉन्सेप्ट की, प्रोफेसर आलोक ने बताया किस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, कैपेसिटी। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो क्या अचीव किया है हमने अब तक, और कौन से एलिमेंट्स अभी बाकी हैं इंट्रोड्यूस करना? कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही थी। गुजरात एक रोल मॉडल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 12-13 सालों में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो किस तरीके से उन्होंने पंचायत को इफ़ेक्टिव बनाया था और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की थी। उसमें एक हिस्सा था स्पोर्ट्स। आप देखेंगे कि जो गांव के अंदर गर्ल्स होती हैं उनका पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में, बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस, बहुत ऐसी सारी चीज़ें बीच में क्रिपिन कर गई थी, जिससे स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स या गर्ल्स का खासकर पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में नहीं था, वो काफ़ी कुछ बढ़ा है। इस तरीके से हरियाणा के अंदर में जो एक स्क्यूड वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन है, वहाँ पे पंचायत की भूमिका हो सकती है टू इंक्रीज द बराबर की जो रेशियो होनी चाहिए मेल और फीमेल की, लड़के लड़कियों की गांव के, उसमें पंचायत की भूमिका हो सकती है। तो इस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग का जो बहुत सारा नया एरिया डायमेंशंस है वो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो है, देखें 9 पैरामीटर्स गवर्नेंस के होते हैं, 1982 में वर्ल्ड बैंक ने बनाया था और हम लोग किताबों के अंदर में या प्रैक्टिसेस में उसका जिक्र करते रहते हैं जी। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी है, और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी उसमें इक्वली है कि द पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ नोइंगली और अननोइंगली,
उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए या उसको सीख लेसन जरूर देना चाहिए, ताकि वो भविष्य में जानबूझ के ऐसी गलती फिर न करे। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, रूल्स हो गए। बहुत जगह हमने रूल्स ही फ्रेम नहीं किया है जी। तो रूल्स फ्रेम करना भी इक्वली पार्ट ऑफ द गवर्नेंस है। तो ये उसमें पंचायत से हम शुरुआत कर सकते हैं। और जो गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 48 में उनके डेथ के एक दिन पहले उन्होंने फाइनलाइज किया था 1948 में 29 जनवरी को, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन था, सारा फोकस गांव था जी। शहर नहीं था, गांव था। और अगर वो स्थिति आ गई, यानी कि हम टैक्स 5% ऑफ द जीडीपी अगर गांव को दे रहे हैं, अगर उनके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग का ये सारे नए पहलू दरवाजे खोल रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं, रूल्स उनको बना रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर इनैक्ट करके, तो एक समय ऐसा आएगा से अनदर 10, 15, 20 ईयर्स, जो गवर्नमेंट ने टारगेट 247 का फिक्स कर रखा है एज ए डेवलप्ड इंडिया, तो कोई कारण मुझे नहीं दिखता है कि उस समय तक हम वाकई पूरा भारत डेवलप्ड ना हो। जी। इसमें अनीता जी एक बात मैं कहना चाहूँगा, अब चूंकि हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, दोनों को अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। अब पंचायत शब्द हटा दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी लगा दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी हटा दीजिए, पंचायत लगा दीजिए, दोनों एक जैसे हैं। मेरी एक बात समझ में आज तक नहीं आई कि क्या जो लोग गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं वो कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं? दोनों एक ही तरीके के होते हैं, दोनों को एक जैसी सुविधा चाहिए। बिल्कुल। इसके बारे में एक प्रोफेसर थे आईआईटी के, प्रोफेसर इंद्रेसन, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पूरा का, जो जिसको जाना जाता है हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के कॉन्सेप्ट के नाम से, कि यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरियाज, पूरा कॉन्सेप्ट। तो क्यों हम गांव के लिए सोचें कि यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वहाँ पे बस की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी ही चाहिए जी। तो जब सारी व्यवस्था शहर में होती हैं, वो गांव में होने लगे, तो पलायन क्यों करेगा आदमी वहां से? वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वहीं पे खेती होती है, वहीं पे आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकती है, वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन के तहत चीजें जा सकती हैं यहाँ से वहाँ। जैसे फ्रांस में आपकी जो रूरल इकोनॉमी है, वहाँ के फार्मर्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हमारे यहाँ होते हैं। तो कोई जरूरी है कि हम जो है वो कहें कि भाई गांव से पलायन नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ समय ऐसा आएगा कि स्वच्छ हवा के लिए आदमी शहर से गांव जाएगा। जी। हाँ, जब आपको सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी तो आदमी गांव जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर आलोक, आपसे यहाँ पे समझना चाहेंगे, अभी हमने बात की गुजरात की, हमने बात की केरला की, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स पे किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? देखिए, पंचायत राज जो व्यवस्था थी, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर हम 20वीं शताब्दी में देखें, जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत SKD की जो थी उसके तहत बनाई गई थी। कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है? दो प्रदेशों में कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक गुजरात, दूसरी महाराष्ट्र। गुजरात से ही अमूल निकल के आया, तभी आपका सहकारिता का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ, मंत्रालय बन गया आपका। तो जहां पे कम्युनिटी स्ट्रांग होगी वहां पे पंचायतें स्वतः रूप से निकल के आएंगी, ऑटोमेटिक तरीके से आएंगी जी। तो ये व्यवस्था गुजरात में है, ये व्यवस्था महाराष्ट्र में भी है जी। मैंने महाराष्ट्र में देखा, तो सभी प्रदेशों की पंचायतों में गया हूं, तो महाराष्ट्र में क्या होता था कि जो व्यक्ति कर नहीं दे पाता उसका आटा जो है चक्की पे नहीं पिसेगा। ये शिरडी के पास की पंचायतें थी, उन्होंने मुझे दिखाया। और 1964
66 के जो अकाउंट्स थे वो उनके यहाँ लाल कपड़े में बांध करके अलमारियों में रखे हुए थे। गुजरात में भी मैंने देखा ऐसा। गुजरात में पंचायतें जो है दूध का काम कर रही हैं, बसें चला रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं वहां पर। बट क्या है कि ये जो दो प्रदेश हैं ये कोई बहुत वोकल नहीं है एकेडमिक्स में। इसीलिए क्या है कि जो जैसे हिमांशु जी हमारे जेएनयू से आते हैं, तो जेएनयू के प्रोफेसर्स को शायद कम पता हो कि गुजरात या महाराष्ट्र में पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो हमेशा यही कहेंगे कि भाई वो केरल में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, या वो तमिलनाडु में अच्छा काम कर रही हैं, या कर्नाटक में अच्छा काम कर रही हैं। और मैं चूंकि इंडेक्स बनाता रहा हूं, तो उसमें महाराष्ट्र का जो जिला स्तर है वो बड़ा स्ट्रांग है। अब पंचायतों की परिकल्पना जो की गई वो जरूरी नहीं गांव के लिए ही की गई। पंचायतों की परिकल्पना त्रिस्तरीय है, चाहे आप ब्लॉक के तहत कर लीजिए, या गांव के तहत कर लीजिए, या जिला स्तर पे कर लीजिए। तो उन्होंने जिला स्तर पे किया, तो पंचायत वहां की भी स्ट्रांग है। केरल की पंचायत में क्या है कि वहां पे जो सबसे निचले स्तर की पंचायत है, वो ग्राम पंचायत, वो बड़ी सुदृढ़ है। उनका बड़ा सा भवन है, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं वहाँ पर, और उनकी कई स्कीम्स चलती हैं, जैसे कुडुम्बश्री स्कीम है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट है। तो उसके तहत पंचायतों को काफ़ी फायदा मिलता रहा। अब उन्होंने एक प्रोग्राम किया था अभी कुछ महीने पहले, वहाँ पे कई सारे विशेषज्ञ आए थे, पंचायतों के बारे में बात हुई। ये कहा गया कि अब केरल में पंचायतें उतनी अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं जैसे पहला करती थी जी। उसके कर्नाटक में पंचायत कुछ बेहतर कार्य करने लगी हैं पहले से। तो ये देखिए, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तहत जो राज्य होते हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, और पंचायतों का कंपटीशन भी हमारे देश में शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु नीता जी, सॉरी टू इंटरवीन हियर, एक हम लोग जो मुद्दा छोड़ रहे हैं आदिवासी समाज का, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कम्युनिटी लाइफ है जिसकी चर्चा भी हो रही थी, तो अगर आप बस्तर चले जाएं या झारखंड चले जाएं या आप गोवा चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा है ही असम के अलावा, वहाँ पे भी काफ़ी सुदृढ़ हैं पंचायती। उसका नाम हम दूसरा दे रखा हम लोगों ने, बट वेरी पावरफुल कम्युनिटीज देयर। संस्थाएं बहुत स्ट्रांग हैं। अच्छा, उनको ऑटोनॉमी जबरदस्त है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी है। तो ये एक पहलू है जहाँ से हम सीख सकते हैं दूसरे राज्यों में जहाँ पे पंचायतें उतनी इफेक्टिवली या एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रही हैं। तो ये एक सरकार के लिए जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ से एक लर्निंग लेसन्स मिल सकता है कि हम कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं बाकी राज्यों के पंचायतों को। नॉर्थ ईस्ट में उसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। वो पंचायत शब्द उनको बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि वो पंचायतों से काफ़ी बड़े हैं और वो जिला स्तर से भी बड़े हैं। तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं 10 के करीब हैं, मेघालय, मिजोरम वगैरह, ये प्रदेश सरकारों के साथ कॉम्पीट करते हैं जी। और जैसा हिमांशु जी ने कहा, बड़े ऑटोनोमस हैं, उनकी कई पावर्स हैं। वो आपकी जो, जैसे आपने बताया, एक तो 15वीं सूची है, एक 6 शेड्यूल एरिया है, तो वो 6 शेड्यूल एरियाज में आते हैं। 5th शेड्यूल एरियाज में जो और एक पीसा एक्ट लगता है, यानी पंचायत के जो प्रोविजंस हैं वो 5th शेड्यूल एरियाज में है, उसके लिए अलग तरीके से कार्य होता है। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर आलोक, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के अचीवमेंट्स पंचायती राज के तहत हासिल किए जा चुके हैं। अगर हम ये जो पंचायती राज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये एक गुड गवर्नेंस का मॉडल साबित हो सकता है? आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, किसी भी देश में अगर आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है तो इंक्लूसिव गवर्नेंस तो करनी ही होगी। अब आप अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को साथ में लेती है तो जरूरी हो गया है कि वो जो
स्थानीय स्तर की सरकारें हैं उनको भी साथ में लेके कार्य करें, तभी भारत का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या जिसको बोले संपूर्ण विकास पॉसिबल हो सकता है। जी बिल्कुल। आपसे भी डॉक्टर हिमांशु एक कंक्लूडिंग रिमार्क, अगर हम पंचायती राज कॉन्सेप्ट की बात करें तो किस तरह से गुड गवर्नेंस के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, सोशली एम्पावर्ड, एंड दैट विल बी द बेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ इंडिया, दैट विल टेक इंडिया टू ए डेवलप्ड इकोनॉमी एंड ए डेवलप्ड सोसाइटी। जी बिल्कुल, आप दोनों ने वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी हमें दी पंचायती राज से जुड़ी हुई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हमने बात की पंचायती राज कॉन्सेप्ट की और किस तरह से ये एक गुड गवर्नेंस के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।